आज मैं इस वीडियो में आपको 2023 यानी कि 2023 का जो मॉडल पेपर आया है झारखंड बोर्ड का, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बिजनेस मैथ का। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भी है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। ठीक है, मॉडल प्रवेश पत्र है 2022-23 का। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिए BMT है और ये क्लास 12th के लिए है। ठीक है, ये जो है ये दो सेट आया है। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट्स का भी दो सेट है, उसी तरह बिजनेस मैथ का भी आपका दो सेट आपका इशू किया गया झारखंड बोर्ड के द्वारा। ठीक है, एक जो सेट है उसमें पूरा आपका MCQ रहेगा बेस्ड, और एक आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बीच इज द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 14th, 23rd डॉट डॉट, यानी कि पूछा है कि अनुक्रम जो दिया हुआ है यहाँ पे 5, 14th, 23rd, इसका 27वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे 5, 14 और 23rd। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और पूछा है कि 27वां पद कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और D इक्वल टू, ए देखिए सबका डिफरेंस 1 है यानी कि +9, और इसका भी डिफरेंस +9। ठीक है, तो यहाँ पे D इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर n का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 27 माइनस 1 करेंगे और D का वैल्यू 9 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 26 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2, 3, 4 इक्वल टू हो जाएगा 239। ठीक है, और ये आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका है, राइट आंसर होगा 239, यानी कि फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेकंड। तो सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 11, इफ द सम ऑफ n टर्म इज 36, द वैल्यू ऑफ n विल बी। यानी कि एक समांतर श्रेणी में पहला पद 1 है और अंतिम पद 11 है। ठीक है, यदि इन पदों का योग 36 है तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1, और लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना, लास्ट टर्म दिया हुआ है 11। ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ n टर्म इज 36, यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो पूछा है क्या n का मान क्या होगा, यानी कि n का वैल्यू निकालना होगा। तो सम ऑफ ऑल टर्म, यानी कि सम यहाँ पे बोला है ना, तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिए, यानी कि SN इक्वल टू n/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद, यानी कि A प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, SN का वैल्यू यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो SN की जगह 36 हो जाएगा, और n/2, तो यहाँ n/2 लिखेंगे, और फर्स्ट टर्म क्या है 1, और अंतिम पद कितना है 11, लास्ट टर्म 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 36 इक्वल टू n/2 और 1 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा 12। तो ये 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, तो अब क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, ये 36/6 इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो C नंबर होगा। ठीक है, यानी कि n इक्वल टू 6 होगा। इसके बाद अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री मीन क्या होगा A एंड B का। ठीक है, तो A हो जो इसका होता है फॉर्मूला क्या होगा, AC होगा √AB। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बोला है द थर्ड टर्म इन GP इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, यानी कि एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका तीसरा पद कितना है 4 है। ठीक है, इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल निकालने बोला है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, यहाँ पे बोला है थर्ड टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। तो थर्ड टर्म कहने का मतलब जीपी का थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, ए आर 3 - 1, थर्ड टर्म मतलब 3 - 1 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, ठीक है, 5 टर्म इज, तो ए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म, तो ए इसको यहाँ पे साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म, ठीक है। इसको एक और लाइन सोल्व कर देते हैं, तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए लिखेंगे ए डॉट ए आर स्क्वायर डॉट ए आर क्यू डॉट ए आर 4, ये हो गया प्रोडक्ट 5 टर्म का जीपी का, ठीक है। तो इसको अब सोल्व कीजिए, तो देखिए ए कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, यानी कि ए पावर में 5 हो जाएगा, और आर यहाँ पे देखिए सभी का पावर ऐड हो जाएगा, 4 + 3 + 2, यानी कि ये हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि टोटल 10 हो गया, ठीक है। यानी कि ए आर यहाँ पे हो गया। फिर इसको और सोल्व कीजिए, तो ए कितना हो जाएगा, इसको हम ए आर स्क्वायर और पूरा होल की पावर में 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए आर, अब यहाँ पे ए आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर की जगह हम कितना लिखेंगे 4 और पावर में 5। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 4 × 4 × 4 5 टाइम हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1024, यानी कि आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका 1024 होगा, यानी कि 4 का जो सही आंसर होगा ए डी होगा 1024, ठीक है। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है, इफ 15 PR इक्वल टू 2730 देन द वैल्यू ऑफ R विल बी, यानी कि परमुटेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे P लगा हुआ है, ठीक है। तो ए भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, R का मान निकालने बोला है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 15 PR इक्वल टू 2730, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 माइनस R का फैक्टोरियल इक्वल टू 2730, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2730 इक्वल टू 15 माइनस R का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2730 और ये 15 का फैक्टोरियल है, इसको हम 15 × 14 × 13 और इंटू 12 इतना तक अभी रहने देते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 15 से 2730 कैंसिल, ये 182 टाइम में कैंसिल होगा, फिर 14 से 182 कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम में, तो 13 टाइम में, और ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे 12 बचा, तो इसके लास्ट में फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यानी कि 12 का फैक्टोरियल इक्वल टू 15 माइनस R। तो यहाँ पे देखिए 15 माइनस 12 यानी कि 3 इसका आंसर हो गया, इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो गया, ठीक है, यानी कि 3 होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा 3 होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 6 नंबर दिया हुआ, इफ NC12 इक्वल टू NC8 देन n इज इक्वल टू, ठीक है। तो n किसके बराबर है, n इज इक्वल टू पूछा है, और ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे C लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ NC12 इक्वल टू NC8, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, देखिए NC12 और NC8, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 नॉट इक्वल टू 8, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, n इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे, 12 + 8, यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ठीक है।
और यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 20। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 7 नंबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड ऑफ टू लेटर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कैट। यानी कि कैट शब्द के अक्षरों से दो दो अक्षरों को कितने शब्द बन सकते हैं। तो क्या क्या शब्द बना सकते हैं कैट से? तो एक तो एक्ट बना सकते हैं, ठीक है, इसी तरह और क्या बना सकते हैं, इसी तरह एट भी बना सकते हैं आप, ठीक है, और एक और बना सकते हैं आप सी ए। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 शब्द बना सकते हैं, 3 से ज़्यादा तो होगा नहीं, यानी कि इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो 8 में दिया हुआ है इफ़ एन पी 3 इक्वल टू 60 देन द वैल्यू ऑफ एन इज। ठीक है, ए भी परमुटेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा दे दिया है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, एन पी 3 इक्वल टू 60। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज कर लेंगे, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 60। इसके बाद क्या करेंगे, एन तो बड़ा वैल्यू है ना, तो इसको छोटा करेंगे, यानी एन माइनस 1, एन माइनस 2, फिर एन माइनस 3, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा कर स्टॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे में यहाँ पे भी एन माइनस 3 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब एन का फैक्टोरियल, एन माइनस 3 का फैक्टोरियल, एन माइनस का 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या, एन माइनस 1, एन माइनस 2, और ये तो नहीं बचा ना यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 60 बचा। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, तो ए 60 को भी 3 टर्म लिखेंगे, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, और 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। ठीक है, तो इधर भी 3 टर्म हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया, तो दोनों तरफ से पहला टर्म को हम यहाँ पे बाहर करते हैं। ठीक है, तो इधर का पहला टर्म एन हो जाएगा और इधर का पहला टर्म 5 हो जाएगा, यानी कि एन इक्वल टू 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा बी। ठीक है, 5। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो द वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स दे दिया है 10 8 7 5, तो क्या होगा इसका, ये भी सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, यानी कि सिंपल है, 10 इंटू 5 हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे 8 इंटू 7। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर पे वही मैट्रिक्स दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये भी सिंपल है, देखिए यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 5x है, और यहाँ पे 5 है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 5, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5x और फिर इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और माइनस ए भी हो जाएगा 5x स्क्वायर, यानी कि ये 0 इसका आंसर आएगा। तो इसका आगे आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देखते हैं, ए मैट्रिक्स विथ सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज नोन एज। एकल स्तंभ और किसी भी संख्या वाली पंक्तियों से युक्त व्यू क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या कहलाता है, तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, इन ए रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इच, यानी कि पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है 3 होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 13th नंबर क्वेश्चन दिया है, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन ए प्लस बी। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए प्लस बी, यानी कि दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए, यानी कि ये 3 + 4 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 7। तो देखिए 7 किस में है, इसमें 7 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह 1 + 7 8, तो यहाँ पे 8 मिल गया आपको। फिर उसी तरह 7 + 5 12 यहाँ पे दिख रहा है।
फिर 6 + 2 8, ठीक है, ये आपका 8 दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके आगे 14th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेट थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ इफ़ ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और बी इक्वल टू भी दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा है तो ए, यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन छोटा हुआ है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में देखिए इफ़ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो दोनों में हमें वैल्यू मिल रहा है वही इंटरसेक्शन के अंदर आया गया, ठीक है। अगर यूनियन होता तो उसमें सारा दोनों में जो जो वैल्यू रहता है वो सारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछा है, यानी कि जो ए और बी दोनों में है। तो देखिए इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, इसमें बी है और इसमें भी बी है, ठीक है। और यहाँ सी है लेकिन इसमें सी नहीं है तो नहीं होगा। इसमें देखिए डी है और इसमें भी डी है, ठीक है। यानी कि दो बी और डी है, जो ए का वैल्यू में भी है काउंट होगा और बी का वैल्यू में भी काउंट होगा, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद 15th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हो इफ़ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, देन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो इसको तो सोल्व करना होगा, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल टू दिया हुआ है पी क्यू आर एस, और बी इक्वल टू दिया हुआ है क्यू एस टी, और फिर सी इक्वल टू दिया हुआ है एम क्यू और एन, ठीक है। पूछा गया है तो सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में जो होगा वही आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। तो ए में देखिए पी है लेकिन यहाँ पे बी के अंदर पी नहीं है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है तो क्यू हो जाएगा। यहाँ पे आर है बट इस बी के अंदर आर नहीं है, एस है इसमें और इसमें भी एस है, तो क्यू और एस दो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे, ठीक है। तो सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है एम क्यू एन, और माइनस क्या करेंगे तो ए वाला करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, यानी कि क्यू और एस को, ठीक है। तो माइनस, ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एम है लेकिन यहाँ पे एम नहीं है इस वैल्यू के अंदर, तो एम हो जाएगा। यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है तो एक कैंसिल हो गया। यहाँ पे एन है लेकिन यहाँ पे एन नहीं है तो यहाँ पे एन हो जाएगा और एन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब 60 नंबर देखेंगे, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3x4, ठीक है, विल बी, यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका dy बाई dx करेंगे तो क्या हो जाएगा dy dx, और y का वैल्यू में हम ले लेंगे 3x पावर में 4। तो इसको अब जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 और x पावर में जो 4 है उसमें -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12x और पावर में 3 हो जाएगा, ये आंसर होगा 12x3। तो देखिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 6, तो इसका आंसर जो होगा ए वाला हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देखिए, ठीक है। इसके बाद 17th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू 2 log 2x देन dy बाई dx इज इक्वल टू पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाए, ठीक है। तो 18th नंबर का इसका जो आंसर होगा सी होगा, आप सोल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर उसके बाद देखेंगे। तो 19th नंबर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। 19th नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है x पावर में 6 और dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x और 6 + 1 हो जाएगा, डिवाइड में भी 6 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस c होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x पावर में 7 और डिवाइड में भी यहाँ पे 7 हो जाएगा प्लस 6,
ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा बी में ये दिख रहा है, ठीक है, यानी कि इसका बी आंसर सही होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन पे बोला द बेस्ट मेजर टू सेंट्रल टेंडेंसी इज एम इज ट्रू, क्या यह सत्य है? तो यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। इसके बाद 21 में देखेंगे तो मीन ऑफ 5, 8, 11, 16 एंड 15 इज, यानी कि मीन क्या होगा सबका, माध्य, ठीक है। 5, 8, 11, 6 और 15 का माध्य क्या होगा? तो सभी को ऐड कीजिएगा, तो सभी को ऐड करने पे आ जाएगा आपका 55, ठीक है। फिर डिवाइड कर दीजिएगा उसमें 5 से, तो आ जाएगा आपका 11, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक हिंदी में और एक इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए मध्यिका का सूत्र क्या होगा? तो n+1/2 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 80, 100, 90, 170, 60, 50, 40, यानी कि ये सभी का क्या निकालना है हमें? तो माध्यिका निकालना है, यानी कि मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकलता है? यानी कि सबसे जो छोटा वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा 40 है, फिर 50 है, फिर 60, फिर क्या है 80, फिर 90 है, फिर 100, फिर 170, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, यानी कि टोटल n इक्वल टू कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n इक्वल टू 7 हो गया। इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला? n+1/2, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 7 + 1 करेंगे उसमें और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 8/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये जो सीरीज दिया हुआ इसमें से 4th ऑप्शन पे जो वैल्यू होगा वो मीडियन कहलाएगा, यानी कि 80 क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 80 ए नंबर ऑप्शन में है, तो यानी कि ये आंसर होगा। मीडियन इज, यानी कि मध्यिका क्या है? सबसे अधिक बार आने वाला मान, सबसे कम बार आने वाला मान, गुरुत्व केंद्र या फिर बीच का मान। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू में आता है ना, अभी जैसे आपने देखा होगा मीडियन निकाला तो सबसे जो मिडिल वाला वैल्यू होता है वही मीडियन कहलाता है, तो आंसर होगा इसका डी। पूछा है बहुलक है, यानी कि मोड इज पूछा है, तो मोड क्या है? तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आता है वही मोड कहलाता है ना, यानी कि सबसे अधिक बार आने वाला मान होगा, ठीक है, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि आंसर होगा इसका ए। फिर 27 देखिए, 27 दिया हुआ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इसमें से क्या सही है? मीन इक्वल टू 3 मीडियन -2 मोड, मीडियन इक्वल टू 3 मोड -2 मीन, इसके बाद यहाँ पे मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, यानी कि अब सही दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। इसके बाद 28 क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है, बोला गया है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर 8 एंड 18th शैल बी, यानी कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ठीक है, 2 अंक 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ठीक है 29, तो इसका क्या हो जाएगा? तो दोनों को क्या कीजिएगा, 8 और 18th रूट अंडर हो जाएगा ना, 8 इंटू 18th, ठीक है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 144, ठीक है। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ए आ जाएगा 12, ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 12, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। अब इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ इफ़ द एम एंड एच एम ऑफ 2 नंबर्स आर 5 एंड 3.2, ये 3.2 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली देम ज्योमेट्रिक मीन विल बी, देखिए यहाँ पे जी एम स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए एम इंटू एच एम, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट अंडर ए एम का वैल्यू 5 है और एच एम का वैल्यू 3.2, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 16 आ जाएगा, रूट को हटाएंगे तो 4 आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 20, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 4। इसके बाद 31 देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ लिस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड्स,
तो जी हाँ बिल्कुल ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम वर्ग रीति का प्रयोग अपनति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सीजनल फ्लक्चुएशन आर, यानी कि मौसमी उच्चावचन होते हैं। इसका आंसर होगा ए, पीरियोडिक एंड रेगुलर, यानी कि ए वाला आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद 33 में दिया हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशंस आर, मौसमी वितरणों को उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेदर एंड सोशल कस्टम्स। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आगे देखते हैं 34। तो यहाँ पे दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेंस 4 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स। ठीक है, यानी कि एक थैले में 4 लाल गेंद और 5 सफ़ेद गेंद है, तो एक लाल गेंद निकालने की प्राथमिकता क्या होगी। ठीक है, तो टोटल बॉल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल गेंद की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, 4 रेड बॉल है ना, प्लस 5 वाइट बॉल है, तो टोटल यहाँ पे 9 बॉल हो गया। ठीक है, जिसमें से 4 रेड है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा, यानी कि एक रेड बॉल निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड बॉल, ड्राइंग 1 रेड बॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेड बॉल कितना है 4, तो 4 डिवाइड बाई टोटल बॉल वाइट और रेड मिलाकर कितना बॉल है 9, तो ये 4/9 हो जाएगा। ठीक है, डी में है 4/9, तो आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद 35 देखेंगे, तो यहाँ पे बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 डेज इन रैंडमली चूजन लीप ईयर्स इन। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि एक लीप ईयर है, उसमें 53 संडे जो है होने की क्या प्रायिकता होगा। ठीक है, तो ए देखिए कैसे बनेगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी हो। अब यहाँ पे 36 देखेंगे, तो यहाँ पे बोला इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन 8 इज, यानी कि 2 पाशा है, दोनों को अगर हम फेंकते हैं तो 8 से अधिक आने का क्या प्रायिकता होगा, यानी कि तो यहाँ पे 8 से बड़ा क्या क्या होगा, तो 9 हो सकता है, फिर 10 होगा, 11 और 12 से ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 2 पासा है, एक पासा में मैक्सिमम कितने डिजिट आ सकते हैं, तो 6, तो 2 पासा में कितना, तो 6 + 6 12 ही होगा, तो या तो 9 आएगा, या फिर 10 आएगा, या 11 आएगा, या फिर 12 आएगा। ठीक है, और पासा हमारे पास कितना है, तो 2 पासा ही है, तो अगर दोनों पासों को हम एक साथ फेंकते हैं तो हो सकता है दोनों में कितना 6 आ जाए। ठीक है, यानी कि 6 + 6 दोनों पासों को फेंकने पे दोनों में 6 आएगा, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 11 कैसे आएगा, तो अगर हम दोनों पासों को फेंकते हैं तो एक में अगर 5 आएगा, ठीक है, और दूसरा में 6 आ सकता है, या फिर एक में 6 और एक में 5 आएगा। फिर 10 कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक में 5 था, तो यहाँ पे 4 आ सकता है, और इसमें आपका 6 आ सकता है। ठीक है, या फिर इसमें 6 और दूसरे वाले में 4 आएगा। ठीक है, या फिर 5 भी आ सकता है ना दोनों में, अगर 5 भी आएगा तो 10 हो जाएगा, 6 भी आएगा तो 10 हो जाएगा, और 4 भी आएगा तो 10 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 9, तो 9 कैसे आएगा, तो एक पासे में 6 और दूसरे पासे में 6 आएगा, तो 9 हो जाएगा। या फिर एक में 4 और दूसरे में 5 आएगा, या फिर एक में 5 और दूसरे वाले में 4 आएगा, या फिर एक में 6 और दूसरे वाले में 3 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से 8 से ज़्यादा आ सकता है दोनों पासों को फेंकने पे। यानी कि टोटल कितना यहाँ पे कितना तरीका हो गया, काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल कितना तरीका हो गया, टोटल बेज हो गया यहाँ पे 10। और यहाँ पे आंसर क्या बोले, यहाँ पे क्या दिया है, हाँ, अधिक योग प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10 और डिवाइड बाई
36 हो जाएगा। 36 क्यों? क्योंकि दो पास है हमारे पास और दोनों पास में मैक्सिमम नंबर कितना होता है 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10/36। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 10/36 किस में दिया हुआ है, ये तो 12/36 दिया हुआ है। 8/36 12 आंसर में तो है ही नहीं, यहाँ पे 12/36 10/36 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10/36। यहाँ पे अब 37 देखेंगे तो दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक कार्ड आर्किंग फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि ताश की एक गड्डी से एक काला पत्ता अथवा बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ताश का जो गड्डी होता है उसमें टोटल जो पत्ता होता है उसकी जो संख्या होती है वो 52 होती है। ठीक है, और उसमें जो बादशाह का जो संख्या होता है यानी कि जो किंग होते हैं उनका जो संख्या होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा यहाँ पे आंसर हो गया, यानी कि बादशाह का संख्या 4। ठीक है, ये जो बादशाह यहाँ दिया हुआ ना इसका संख्या 4 होगा। ठीक है, बादशाह का संख्या कितना होता है 4 होता है, और जो टोटल गड्डी में जो ताश का पत्ता होता है वो 52 होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4/52। ठीक है, इसके बाद 38 देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ इंटरपोलेशन कंटिन्यूअस सीरीज इज नॉट कुमुलेटेड अंडर, यानी कि अंतर्गणन करते समय सतत श्रेणी को डैश संचयी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, तो यहाँ पे दिया है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ड ऑन, यानी कि द्विपद विस्तार रीति आधारित है। किस पे आधारित है? तो ये हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम पे ही आधारित है, सिंपल सा है। इसके बाद आगे देखेंगे 40 नंबर, तो यहाँ पे दिया हुआ दिस इज द मेथड दैट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी रीति है जो अंतर्गणन के किसी भी प्रकार के प्रश्न में प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा लैग्रेंज मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।